आज के एपिसोड में हम रिको और उसकी मॉम के बारे में जानने वाले हैं। मेरा सजेशन है कि आप एपिसोड को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि फाइनल सीन में बहुत बड़ा खुलासा होता है जो आगे की स्टोरी को अफेक्ट करने वाला है। तो मेड इन एबिस के सेकंड एपिसोड को शुरू करते हैं। Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. स्टार कंपास का नाम जैसा है, उसका काम वैसा नहीं है। रिको को ये पता चलता है कि तारों की तरफ इशारा करने की जगह पर स्टार कंपास एबिस के केंद्र की ओर इशारा करता है। रिको की बकवास सुनकर सब बोर हो जाते हैं और वो सबसे कहती है स्टार कंपास की तरह रेग भी ज़रूर एबिस की ही देन है। एबिस के अंदर केव रीडिंग के दौरान नीचे से लौटना सबसे मुश्किल होता है। तुम जितना ज़्यादा नीचे से वापस लौटोगे, शरीर पर उतना ही ज़्यादा दबाव पड़ेगा। पहले लेयर में बस थोड़ा सर चकराता है, दूसरे लेयर में उल्टी होना, सर दर्द और शरीर का सुन्न हो जाना जैसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। चौथे लेयर में चले जाओ तो सारा शरीर दुखने लगेगा और पता नहीं कहाँ कहाँ से खून निकलेगा। छठे लेयर या उससे नीचे चले गए तो तुम्हारी इंसानियत नहीं रहेगी या फिर तुम नहीं रहोगे। ये विचित्र घटनाएं जो हर एक इंसानी केव रेडर के लिए अनअवॉइडेबल हैं, ये सब कर्स ऑफ द एबिस के नाम से जाने जाते हैं। ये सुनने के बाद रिको फिर से कहती है, तो इसका मतलब है रेग पर श्राप का असर नहीं होगा, तो ये ज़रूर एबिस के तह से आया है ना। शिगी इसी बात को डिस्कस करना चाहता था, इसीलिए वो एक किताब लाया है जिसमें आज तक ढूंढे गए सारे रेलिक्स की जानकारी है। उस किताब में अनहर्ड बेल को देखते ही रिको कहती है, तुम्हें पता है रेग, इस बेल को मेरी माँ ने ढूंढा था। शिगी ने इस बुक की जांच कर ली है, लेकिन रेग के बारे में उसे कुछ नहीं मिला। अब वो रिको से रेग के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है सब उगलने को कहता है। सारे फीचर्स को समराइज किया जाए तो रेग की बॉडी लगभग इंडिस्ट्रक्टेबल है। उसके पास मेटल का एक्सटेंडेबल हाथ है जो 40 मीटर लंबा हो सकता है और उसके पास एक खतरनाक कैनन है। अब शिगी कहता है, ये सब सुनकर ऐसा लग रहा है कि रेग बहुत सारे स्पेशल ग्रेड रेलिक्स का कॉम्बिनेशन है। देखा जाए तो रेग आज तक का सबसे ज़्यादा मूल्यवान रेलिक भी हो सकता है। ये एक ओबार्ड भी निकल सकता है। रिको खुशी के मारे पागल हो जाती है क्योंकि उसके मॉम ने भी इतने हाई ग्रेड रेलिक को नहीं ढूंढा है। अब नेट एक ज़रूरी बात कहता है, अगर रेग पकड़ा जाता है तो उसे डिसमेंटल कर देंगे, मगर शिगी के पास इसके लिए एक सॉल्यूशन है। अगले दिन रेग पहुंच जाता है ऑर्फनेज के दरवाजे पर। रेग एक केव रेडर बनने के लिए यहाँ पर आया है। लीडर उसकी फैमिली के बारे में सवाल करता है तो वो कहता है, मेरी एक बहन थी जो मर गई, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। वो 1 साल पहले अपनी बहन से मिला था और उसके पहले का उसे कुछ याद नहीं है। वो अपनी बहन के साथ मिलकर ऑर्थ के सदर्न डिस्ट्रिक्ट में कूड़ा उठाने का काम करता था। शिगी को इस बैक स्टोरी पर डाउट है, मगर नेट को लगता है कि इससे काम बन जाएगा। लीडर पूछता है, तुम्हारे हाथों को क्या हुआ? वो जवाब देता है, मुझे जब से सब याद है तब से ये ऐसा ही है। एक आदमी ने मुझे कहा था कि ये फॉरेन टेक्नोलॉजी है। लीडर रेग को अपनी हथेली जकड़ने को कहता है। वो देख पाता है कि रेग की पकड़ मजबूत लग रही है, इसीलिए उससे नाम पूछता है। नाम जानने के बाद लीडर सवाल करता है, कुछ दिन पहले क्लिफ के पास जो इंसिडेंट हुआ था, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है? बच्चे घबरा जाते हैं, मगर रेग कहता है, मैंने इसके बारे में कुछ नहीं सुना है। अब रेग को अंदर ले लेते हैं। तो इस तरह से रेग को बेल्चेरो ऑर्फनेज में जगह मिल गई और यहाँ से उसका केव रेडर बनने का सफ़र शुरू हुआ। रिको एक हैमरबिग फैमिली को देख रही होती है जिन पर एक बड़ा शिकारी हमला कर देता है। अब हैमरबिग्स का झुंड उसे सताने लगते हैं और रिको ये देखकर काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है। पीछे से उसकी आंटी कहती हैं, तुम ये सब देखकर कभी बोर नहीं होती हो ना? अब रिको की नज़र पड़ती है उसके अंकल हाबो के भेजे गए लेटर पर। वो इसमें क्या लिखा है पूछने लगती है तो उसकी आंटी कहती हैं,
उनका ग्रुप इन्वर्टेड फॉरेस्ट के कैंप पर पहुंच गया है। अब रिको इन्वर्टेड फॉरेस्ट की इतनी सारी बातें बताती है कि मानो वो वहाँ से घूम कर आई है। ये सब सुनकर उसकी आंट पूछती हैं, तुम और तुम्हारे अंकल हाबो दोनों वाइट व्हिसल बनना चाहते हो, क्या एक वाइट व्हिसल बनना सच में इतनी बड़ी बात है? अब उनके दुकान पर एक कस्टमर आ जाता है और उसकी आंट कस्टमर को संभालने लगती हैं। कस्टमर की रिक्वेस्ट की वजह से लगता है कि उन्हें अब ऊपर जाकर सामान लाना पड़ेगा, मगर चुपके से रैग जार को नीचे ले आता है और किसी को भनक तक नहीं लगती है। इसके बाद वो लोग शॉप से निकलते हैं और बाहर शिगी के साथ मिलकर वो लोग हाबो और वाइट व्हिसल्स के बारे में बात करते हुए ऑर्फनेज की तरफ बढ़ते हैं और हमें पता चलता है कि रिको एक वाइट व्हिसल बनने के लिए बहुत ज़्यादा उतावली हो रही है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रैग और क्यूई को छोड़कर बाकी सब केव रेडिंग के लिए निकले हैं। इसके बाद 2 महीने का टाइम स्किप होता है और पता चलता है कि 2 दिन बाद रैग को पहली बार केव रेडिंग का मौका मिलने वाला है। इतने में वहाँ पर रिको आकर जल्दी से रैग को साथ चलने को कहती है। शहर में बात फैल चुकी है कि हाबो का स्क्वाड वापस आ रहा है। केव रेडर्स का स्वागत करने के लिए बहुत सारे लोग जमा हुए हैं और जल्द ही वो लोग ऊपर आ जाते हैं। रिको और रैग किसी तरह से सामने आ जाते हैं और हम देखते हैं हाबो को, जो एक वाइट व्हिसल लेकर आया है। रैग सोच में पड़ गया है कि सिर्फ एक वाइट व्हिसल क्यों है, तो एक आदमी कहता है, मुझे पता है ये किसका व्हिसल है, ये लाइजा का व्हिसल है, ये लाइजा दी एनहाइलेटर का व्हिसल है। रैग सोच रहा है ये एनहाइलेटर किस तरह का नाम है और रिको की तो बोलती ही बंद हो चुकी है। रिको कहती है, लाइजा तो मेरी माँ का नाम है। अगले सीन में एक पपेट शो चल रहा है जहाँ पर बच्चों को अलग अलग व्हिसल होल्डर्स के बारे में बताया जा रहा है। सबसे नीचे आते हैं रेड व्हिसल्स, उनके ऊपर ब्लू व्हिसल्स, उसके बाद मून व्हिसल्स और ब्लैक व्हिसल्स, मगर इन सब से ऊपर एक और कैटेगरी है, वाइट व्हिसल्स, जिन्हें हीरोज़ भी बुलाया जाता है। अभी यहाँ पर स्पेसिफिकली एक वाइट व्हिसल की बात की जा रही है जिसकी आत्मा अभी अभी 10 साल बाद सतह पर लौट रही है, जिसने अनगिनत वैल्यूएबल रिलिक्स की खोज करके दुनिया बदल दी है, जिस पर केव रेडिंग के दौरान 12 बार दूसरे ग्रुप्स ने हमला किया, मगर उसने हर बार सामने वालों को धूल चटा दी। वो है लाइजा दी एनहाइलेटर। इसी बात को लेकर हर तरफ खुशी का माहौल है, मगर रिको अपनी माँ की व्हिसल को लेकर अकेली बैठी हुई है। फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि रिको इस व्हिसल की जिम्मेदारी लेने से कतरा रही थी। हाबो कहता है, तुम चिंता मत करो, सिर्फ इसका ओरिजिनल ओनर ही इसे यूज़ कर सकता है और वैसे भी एक रिश्तेदार को हमेशा व्हिसल सौंपा जाता है। कुछ और बातों के बाद रिको मान जाती है और उसे अपने पास रखती है। इसके बाद हाबो एक अच्छी खबर सुनाता है। वो बताता है कि सीक्रेट कैंप से ये सब लाते वक्त उन्हें लाइजा की तरफ से एक लेटर भी मिला था। एक लेटर के बारे में सुनकर रिको थोड़ा बेहतर महसूस करती है और हाबो कहता है, लेटर की जांच करने के बाद तुम जाकर उसे देख पाओगी। इसके बाद रिको को ढूंढते हुए लीडर उसके पास आ जाता है। वो रिको से जाकर बाहर घूमकर मज़े करने को कहता है क्योंकि ये फेस्टिवल उसकी माँ की याद में रखी गई है और लाइजा को भी इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद थी। अब रिको जिरुओ से पूछती है, मेरी माँ भी ऑर्फनेज में इंस्ट्रक्टर का काम करती थी ना, क्या तुम मुझे उनके बारे में कुछ बता सकते हो, क्योंकि मैं उन्हें सही से नहीं जानती हूँ सिवाय इस बात के कि वो एक बेहतरीन वाइट व्हिसल थी। अब लीडर उसके पास बैठ जाता है और बोलना शुरू करता है। वो बताता है कि जब रिको 2 साल की भी नहीं हुई थी तब लाइजा अपने आखिरी सफ़र पर निकली थी। वो एक बेहतरीन केव रेडर थी, मगर जिरुओ उसके साथ कभी केव रेडिंग पर नहीं गया था। लाइजा एक मस्तीखोर थी और जिरुओ को सिर्फ वो सरफेस पर क्या करती थी उसके बारे में पता है। इसके बाद वो रिको से पूछता है, तुम्हारी नज़र कैसी है? रिको कहती है, जब तक चश्मे का यूज़ करती हूँ तब तक सर नहीं दुखता है। अब लीडर कहता है, असल में तुम्हारी आंखें पूरी तरह से नॉर्मल हैं, फिर भी बिना क्रिस्टल लेंस के तुम्हें सर दर्द होता है। ये साधारण बात लग सकती है, मगर असल में ये सब एबिस के श्राप की वजह से हो रहा है। ये बात रिको को चौंका देती है क्योंकि इससे पहले उसे दूसरा बहाना बनाकर झूठ बोला जा रहा था। अब जिरुओ उसे 12 साल पहले की घटना के बारे में बताता है। जब लाइजा प्रेग्नेंट थी तब उसे सर्वे टीम के साथ मिलकर 4th लेयर से स्पेशल ग्रेड रेलिक दी अनहर्ड बेल लाने का मिशन दिया गया था, मगर यह सफ़र हद से ज़्यादा मुश्किल था जो 10 महीने से भी ज़्यादा वक्त तक चला।
उस सफ़र में फॉरेन केव रेडर्स ने लगभग उनकी पूरी टीम को ही ख़त्म कर दिया था। उसी दौरान उसके पिता टोरका, जो एक ब्लैक व्हिसल थे, उनकी जान चली गई और इस सब के बीच में रिको पैदा हुई थी। उसका जन्म एबिस के अंदर हुआ था। इतनी बड़ी बात जानने के बाद रिको कहती है, क्या इसका मतलब है कि एबिस का श्राप मेरे ऊपर काम नहीं करेगा? जिरुओ कहता है, नहीं बेवकूफ़, याद नहीं आ रहा है क्या जब पहली बार केव रेडिंग पर गई थी तो कितनी उल्टी हुई थी? अब सवाल उठता है कि रिको जिंदा कैसे है, क्योंकि चौथे लेयर से वापस आने में बड़े बड़ों की जान निकल जाती है। जिरुओ एक्सप्लेन करता है कि लाइजा अपने सफ़र पर कर्स रिपेलिंग वेसल को लेकर गई थी, मगर वो रेलिक इतना ज़्यादा भारी था कि एक टूटे फूटे टीम के साथ मिलकर उसे वापस लाना नामुमकिन था। इसीलिए लाइजा ने अनहर्ड बेल को वहीं पर छोड़ दिया। अपने साथियों के शवों को वहीं पर छोड़कर एक आखिरी टीम मेंबर की मदद से वो रिको को लेकर आई। सिर्फ एक स्पेशल ग्रेड रेलिक से पूरे शहर की तरक्की हो सकती है। इसके बावजूद लाइजा ने कई सारी कुर्बानियां देकर रिको को वापस लाना सही समझा। लाइजा ने एक रेलिक का इस्तेमाल किया, फिर भी रिको पर से एबिस का श्राप पूरी तरह से नहीं हट पाया। लाइजा खुद से बहुत नाराज़ थी क्योंकि वो अपनी बेटी की आंखों को नहीं बचा पाई। इस सब के बावजूद रिको पूरी तरह से हेल्दी है। अब सवाल ये उठता है कि लाइजा ने रिको को जो नई ज़िंदगी दी है वो उसे किस तरह से इस्तेमाल करेगी। इसके बाद पता नहीं रिको क्या सोचती है, मगर लीडर को शुक्रिया कहती है और दौड़ते हुए निकल जाती है। यहाँ पर जिरुओ ने एक बात नहीं कही थी। इसके बाद लाइजा ने उस फॉरेन कंट्री के साथ अपना हिसाब चुकता किया और वापस जाकर अनहर्ड बेल को लेकर आई थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि रिको पहले की तरह चीयरफुल है और ये सब देखकर लड़कों को लग रहा है कि अपनी माँ को खोने के गम में रिको का दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है। रैग कहता है, चलो उससे ही जाकर पूछ लेते हैं। वो रिको के पास पहुंचता है तो साइड से लीडर आकर कहता है, तुम्हें उस सील डॉक्यूमेंट को देखने की परमिशन मिल गई है, अब खड़ी क्या हो, जल्दी जाओ। रिको खुले पांव भागने लगती है तो लीडर रैग से कहता है, तुम भी उसके साथ जाओ और ज़रा उसका ध्यान रखना। इसके बाद वो दोनों केव रेडर्स गिल्ड के हेडक्वार्टर्स में पहुंच जाते हैं, जहां पर एक आदमी उन्हें एस्कॉर्ट करते हुए एक अंधेरे कमरे में लेकर आता है। वो उन्हें डॉक्यूमेंट्स के पास ले जाकर कुछ भी छूने को मना करता है। वहाँ पर रिको जो भी चीज़ें देखती है वो सब उसके लिए नया है। वो कंफ्यूज हो गई है कि ये सब जानकारी फील्ड गाइड में कैसे नहीं है, क्योंकि उसकी मॉम 10 साल पहले केव रेडिंग पर निकली थी। अब एक अनएक्सपेक्टेड तस्वीर उसके होश उड़ा देती है जब वो रैग जैसे दिखने वाले रेलिक को वहाँ पर देखती है। अब रैग दिखाता है कि एक छोटा सा लेटर भी है। रिको उस छोटी सी चिट्ठी पर रोशनी डालती है जिसमें लिखा है, पाताल लोक के तह पर मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिवील होने के साथ एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में रिको शायद बहुत खतरनाक कदम उठाने वाली है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना और मैं मिलता हूँ अगले एपिसोड में।